नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। साल 2026 का आगाज हो गया है और ये हमारा दूसरा एपिसोड है बिहारी हफ्ता का। इस साल का, साल 2026 का ये दूसरा एपिसोड है। रविवार का दिन है। उम्मीद है आप कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। कड़ाके की सर्दी तो पड़ ही रही है पूरे बिहार में। और इस बिहारी हफ्ता में फिर हम कुछ ऐसी खबरें लेके आए हैं जो आप तक पहुंचनी जरूरी है, जो खबरों के माध्यम से आप नहीं जान रहे होंगे। वो तो हार्डकोर खबरें हैं जो अखबार में, न्यूज़ पर, हमारे चैनल पर आप रोज प्रतिदिन या तो वेबसाइट के माध्यम से पढ़ते हैं या वीडियो के माध्यम से देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसी खबरें जो आप तक पहुंचनी जरूरी है वो भी बताएंगे। दही चूड़ा भी खाना है सबको इस हफ्ते में। हमारे साथ देखिए दोनों ही ओर बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, संजय ज्ञानेश्वर जी हैं, हमारी सहयोगी समरीन हैं। कई सारी खबरें हमारे पास हैं जो आप तक पहुंचाएंगे हम इस पूरे एपिसोड में। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और जानिएगा पर्दे के पीछे खेल कहाँ कहाँ शुरू है, कितने कितने लोग कहाँ कहाँ दरबार लगा रहे हैं। चलिए, साल 2026 का आगाज हुआ। नए साल पर तो संजय झा नहीं थे, संजय झा आ गए हैं। ऐसे तो दही चूड़ा का भोज भी होना है, जेडीयू का भी है, तेज प्रताप यादव भी एनडीए के नेताओं को बुला चुके हैं। शुरुआत हम जब दही चूड़े से ही कर रहे हैं। नए साल का आगाज हुआ, हमने देखा सभी जगह पर फूल माला लेकर के लंबी कतारें रहीं, सभी बड़े बड़े घरों में, खास करके जिनकी सरकार बनी है उनके घरों में। अब हम बात करेंगे दही चूड़ा भोज की, मकर संक्रांति की। 14 को भी है, 15 को भी है। तेज प्रताप यादव 14 जनवरी को अपने आवास पर एक दही चूड़ा भोज का आयोजन कर रहे हैं। लालू प्रसाद के लाल हैं। दिल्ली में लालू प्रसाद से भी मिलने गए थे जब लैंड फॉर जॉब मामले में आरोप तय हुए कोर्ट के भीतर। अब सबको बुला रहे हैं। विजय सिन्हा को बुलाया, दीपक प्रकाश को बुलाया, संतोष सुमन को बुलाया, लालू प्रसाद को भी मिलने गए और उन्हें भी कहा कि हाँ निमंत्रण देने आए थे। तेजस्वी यादव को भी निमंत्रण दिया है, वहीं पर जाएंगे। देखिए आलोक जी, दही चूड़ा की बात करें, मंत्रिपरिषद विस्तार की बात करें, तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य की बात करें या आलोक राज के इस्तीफे की बात करें, हाँ, इसके पहले देखिए कल रात को हमने कुछ पढ़ लिया सोने के पहले, और इसके बाद मैं बहुत तनाव में चला गया। पढ़ लिया? क्या किताब से पढ़ा, अखबार से पढ़ा? नहीं, मैंने कहीं पढ़ा, आपको भी पढ़ना चाहिए। और जो मैं बताने जा रहा हूं, मेरी तरह तनाव आपको भी होना चाहिए, रवि सर को भी होना चाहिए, समरीन को भी होना चाहिए, हर एक बिहारी को होना चाहिए कि हमारे रहनुमाओं ने, हमारे शासकों ने, हम बिहार प्रदेश की बात कर रहे हैं, हमारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है, हमें कहां पिछड़ा बनाकर रख दिया है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, वहां 15 अरब डॉलर के निवेश से गूगल जो है एआई का हब बना रहा है। हमने पढ़ा कि 35 अरब डॉलर का निवेश अमेज़न कर रहा है। विशाखापत्तनम या दूसरे दक्षिण भारत के प्रदेशों में ही ये निवेश क्यों हो रहा है? हमने यह पढ़ा और तनाव इस कारण हुआ कि हम उस कालखंड में बहुत पीछे कर दिए गए, मतलब बिहार। देखिए, हम 1990 के दशक की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग पढ़ने की सबसे ज्यादा ललक थी। अब वो ललक कम हुई है, बहुत कम हुई। इंजीनियरिंग कॉलेजों पर संकट है, लेकिन वह दौर था जिसमें सबसे अधिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ी जा रही थी। और दक्षिण के प्रदेश क्या कर रहे थे? उन्होंने जमाने से कदम मिलाया। आंध्र प्रदेश, जिस विशाखापत्तनम की हम बात कर रहे हैं, उस आंध्र प्रदेश ने अपने यहां 32 इंजीनियरिंग कॉलेज जो थे उससे बढ़ाकर 107 कर दिया। कर्नाटक में 132 खुल गए। तो परिणाम क्या निकला कि इतने सारे इंजीनियर्स तैयार हुए कि वह प्रदेश इंजीनियरों का बन गया। और आज गूगल हो, आज अमेज़न हो, सबके आकर्षण का केंद्र वे प्रदेशी हैं। लेकिन उस कालखंड में हमारे यहां क्या हुआ? हम कैसे पीछे कर दिए गए? जब पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, टेक्निकल की पढ़ाई की गूंज थी, हमारे यहां जो अच्छे सरकारी स्कूल थे उन पर भी ग्रहण लग गया।
1990 के दशक की बात कर रहा हूं मैं, किसी का नाम नहीं ले रहा। और हमारे यहां कॉन्सेप्ट आ गया चरवाहा विद्यालय खोलो, चरवाहा विद्यालय खोलो। तो न चरवाहा विद्यालय खुला और न जो स्कूल थे वह अच्छे स्कूल बचे रह गए। परिणाम क्या निकला? मेधा का पलायन हुआ, बच्चे बाहर निकले और जो निकले वहीं कर होगा रह गए। पूंजी का पलायन हुआ। भाई, जब आपके प्रदेश में विकास की अवधारणा ही बदल गई, दुनिया से आपने कदम मिलाना छोड़ दिया, तो पूंजी भी चली गई। देखिए, आज बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। बंगाल के कई बड़े उद्योगपति उसी कालखंड में बिहार छोड़कर गए। आप बिहार की दीवारों पर, बिहार की होर्डिंग्स पर बाल मुकुंद आयरन का प्रचार देखते होंगे। नवल कानोटिया, संजीव कानोटिया, आज सभी बंगाल के हैं। अभी मुरारी बापू की रामकथा करवा रहे हैं लखीसराय आकर, ठीक है ना? आप सुपर शक्ति आयरन, बिहार से शुरुआत हुई, आज बंगाल उड़ीसा में सीताराम अग्रवाल। बिहार ने मौका नहीं दिया, बिहार ने मौका नहीं दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा आलोक जी, क्योंकि आपके भीतर आध्यात्मिक भावना अधिक जागृत है। जिस भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ है, प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण, उसमें बहुत बड़ा निर्माण कार्य बिहार के ही मनोज टोकानिया, जो सहरसा के रहने वाले हैं, उन्होंने, उनकी कंपनी ने किया है। लेकिन उसी कालखंड में यह बिहार छोड़कर महाराष्ट्र चले गए। तो सोचिए मुझे क्या तकलीफ हुई होगी। आपको भी सुनने में विचित्र लग रहा होगा कि भाई, यदि आपके बच्चे उस वक्त यहां पढ़े होते, यहां इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले होते, तो आज आपके यहां भी अमेज़न और गूगल आ रहा हो। सिर्फ कॉलेज ही थोड़ी खोलते हो, तो मेधा की जगह होगा। हाँ, उसके चलते तो इस तकलीफ को हम क्या कहें? इस तकलीफ को रवि सर आप समझ सकते हैं? हाँ जी, देखिए, निश्चित रूप से जिस कालखंड की आप बात कर रहे हैं ज्ञानेश्वर जी, उस कालखंड के अगर यदि आप जोड़ करके देखिए तो तब और अब बिहार में अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। इस बात को नहीं, परिवर्तन तो ठीक है रवि सर, लेकिन हम कितने पीछे छूट हाँ बिल्कुल, कितने पीछे छूट गए। निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हाँ, हम लोग उस रेस में लगने के लिए, दौड़ने के लिए हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है। बिल्कुल। और जब अभी कुछ होता हुआ दिख रहा है, थोड़ा सा हम लोग अगर यदि समझें तो वो हम लोगों को उजाले का किरण दिखाई पड़ रहा है। समरीन हमारे साथ बैठी हैं, इन्होंने स्कूलिंग पटना से की, लेकिन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने को दिल्ली गई, क्योंकि साइंस कॉलेज का भट्टा बैठ गया था, पटना कॉलेज का भट्टा बैठ गया था, बीएन कॉलेज राजनीति का केंद्र बन गया था, बमबाजी के लिए प्रख्यात था। तो यह जो पीड़ा है ना, इस पीड़ा को समझना बड़ा आवश्यक है। अभी भी उस लेवल का नहीं हो पाया है। नहीं, अब तो बहुत वक्त लगेगा ना, अब तो बहुत वक्त लगेगा, और जब तक वहां आप पहुंचेंगे तब तक। देखिए, एक बात कही जाती है ना कि दुनिया में जो डिमांड है, आज से 5 साल पहले, 8 साल पहले, क्या आप सोचते थे कि ब्लिंकिट और जोमेटो हर 10 मिनट के भीतर आपके घर पर सामान नहीं संभव है? अब इसके आगे भी, अब तो एटीएम से मिलाई नहीं होती, डेबिट कार्ड को इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, सब तो जीपे और फोन पे का इस्तेमाल हाँ, अब तो ठीक है, अब तो साइबर फ्रॉड से बचने का जमाना है। साइबर फ्रॉड से बचने का जमाना है। तो चलिए, देखिए, जो मेरी पीड़ा थी हमने कह दी, जरूरी भी है। अब आपने बात की चूड़ा दही की, लेकिन इसके पहले बात यह की जानी है कि लालू परिवार का भविष्य क्या है, क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरोप तय हो गए लालू यादव के खिलाफ, राबड़ी देवी के खिलाफ, तेजस्वी यादव के खिलाफ, मीसा भारती के खिलाफ, हेमा यादव के खिलाफ, तेज प्रताप यादव के खिलाफ, रोहिणी यादव बची हैं। आपने वह तस्वीरें भी देखी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में तेजस्वी और तेज प्रताप में क्या दूरियां थी, ये लिफ्ट से निकल रहे थे, वो सिर्फ खड़े थे। ठीक है, आंखों का मिलन भी सुखद नहीं था। ठीक है ना? तो और जज ने जिस तरीके की टिप्पणी की है, वह भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। सोचिए, लालू प्रसाद ने जिस तेजस्वी यादव को अपनी राजनीतिक विरासत सौंपी, अब सिर्फ वह संकट में नहीं है, और संकट के कारण वे नहीं है, तेजस्वी यादव नहीं है,
देखिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो, हेमा यादव हो, उन्होंने कोई घोटाला किया है क्या? हाँ, उन्होंने कोई घोटाला किया है क्या? जब यह घोटाला हुआ, उसमें तो वो सब पॉलिटिक्स में भी नहीं थे। नहीं भाई, उनकी उम्र क्या थी? उनकी मोच उम्र में उस समय पाम ही जो बोलता है, हाँ, वो उनकी भी नहीं उम्र था। क्या हाँ, थी? वही सही उनकी बात है। उम्र क्या थी? बिल्कुल। हाँ, तो जो पिता का कर्म है, जिसे कानून देख रहा है, उसकी सजा इन्हें भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि ये बेनिफिशरीज है। अब यदि यह कह दें कि हाँ, पिता द्वारा दी गई संपत्ति अवैध थी, मैं इसे वापस कर रहा हूं, तो पिता को सजा हो जाएगी। और देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक बात है जी, तो नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप जब अपने पिताश्री का, लालू प्रसाद यादव का लिगेसी लीजिएगा तो ये ओढ़ना पड़ेगा आपको। तो वो तो ये भी देखिए, जान कभी कभी कहते भी हैं ना हाँ। तेजस्वी यादव कि भाई मैं क्यों पीछे छूट रहा हूं, क्योंकि आपका जो किया हुआ है वह मुझे पीछे नहीं छोड़ रहा है। ठीक है ना? और सोचिए किस जज ने रवि साहब, पता है, हाँ। जिस जज ने आरोप तय करने का आदेश दिया है, जिस जज के यहां सुनवाई न हो, ट्रांसफर के लिए तेजस्वी यादव गए थे, राबड़ी देवी गई थी, कोर्ट ने खारिज कर दिया था, उसी जज ने नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने से तकनीकी आधार पर मना कर दिया था। तकनीकी, तो आप यह भी नहीं कर सकते हैं, आप यह भी नहीं कर सकते। तो संकट यह पैदा हो गया है कि यदि आगे आने वाले दिनों में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, हेमा यादव, सभी, और जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, जिस तरीके के आरोप कहा जा रहा है, सिंडिकेट चल रहा था, 2 वर्ष से ऊपर की सजा, क्रिमिनल सिंडिकेट, हाँ, तो फिर संभालेगा कौन? क्योंकि देखिए, राजनीतिक शक्ति जो लालू यादव के पास थी वह तेजस्वी यादव के पास नहीं है। तेजस्वी यादव ने राजनीतिक सफलता अर्जित नहीं की है। 2015 में लालू नीतीश के गठबंधन ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया। बिल्कुल। हाँ, 2020 में परिस्थितियां ऐसी थी कि वह 80 सीटों के साथ 80 सीटों के साथ जीत कर आए, सरकार नहीं बना पाए। तो अब कौन संभालेगा? बिल्कुल। और आइए चूड़ा दही पर, जो आपका सवाल था, दही चूड़ा का भोज। हाँ, दही चूड़ा का भोज को है। देखिए, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि लालू जी, राबड़ी जी क्यों उन पहचान को, उन प्रतीक अवसरों को छोड़ती जा रही है। क्या शानदार होली होती थी, कुर्ता फार होली, क्या छठ व्रत की पूजा, क्या छठा होती थी, और किस तरीके का चूड़ा दही भोज होता था। अभी तक खबर नहीं आई कि तेजस्वी जी चूड़ा दही का भोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा कुछ तो है नहीं। हाँ, अभी तक खबर नहीं आई, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी लौटे नहीं है, लालू यादव लौट गए। ठीक है ना? लालू यादव कल ही लौट गए हैं। तो इन प्रतीक अवसरों को आप छोड़ते जा रहे हैं, और घर के भीतर जो घमासान है। अब देखिए, तेज प्रताप यादव की आपने बात कही, आपको याद होगा कि लालू यादव ने जो आरजेडी का पत्र जारी हुआ था, उसमें कहा गया था कि परिवार और पार्टी दोनों से अब तो राबड़ी देवी भी मिल रही है बर्थडे पर, और लालू यादव भी मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली में, और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। रोहिणी आचार्य किस तरीके से अटैकिंग बनी हुई है, वह अब तक बेदाग हैं। और आपको वह भी याद होगा कि उन्होंने बेटी की सुरक्षा की मांग कर दी थी, और जेडीयू के नेताओं ने कह दिया था हम सुरक्षा देने को तैयार हैं, ठीक है ना? तो बहुत गंभीर संकट से फिर हम कह रहे हैं, कोई घोटाला तेजस्वी यादव ने नहीं किया है, ठीक है ना? चाहे आईआरसीटीसी हो, चाहे लैंड फॉर जॉब स्कैम हो, जो पिता के द्वारा किया गया कृत्य है, यदि कानून की नजर में वह गलत है, तो उसका फल जो है, एक लाभुक होने के कारण, बेनिफिशरीज होने के कारण उसे तेजस्वी यादव को, हेमा यादव को और तेज प्रताप यादव को भुगतना पड़ रहा है। जी, क्या ये बातें हैं। देखिए, बड़ी बात क्या है, जैसे अभी आपने कहा दही चूड़ा भोज की बात, क्यों आखिर अच्छा बताइए ना, गांव परिवार या कहीं भी अब आपको अपने परिवार में निमंत्रण देना पड़े, हमको अपने घर में निमंत्रण देना पड़े, ये क्या मैसेज जा रहा है? आप जो बोल रहे हैं परिवार वाली बात सही है, आप अपने घर में गए, किसे निमंत्रण देने गए? लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती को।
नहीं, अब बाकी का तो निमंत्रण ठीक है। अब तो परिवार से बाहर है ना, इसलिए निमंत्रण दे अब तो उन्हें, अब देखिए बहुत सारी बातें हो जाएगी ना, जब 10 नंबर खाली होगा, लालू यादव कहाँ रहेंगे, अभी प्राइवेट घर में रहेंगे, नहीं देखा कहाँ होगा। रहेंगे, तेजस्वी यादव कहाँ रहेंगे, उसके बाद तेज प्रताप यादव कहाँ उनका भी रहेंगे, घर खाली होना हाँ है। मीसा भारती आएंगी तो कहाँ रहेंगी, रोहिणी यदि कभी आती हैं तो कहाँ रहेंगी। तो अब परिवार के भीतर से ही अधिक खटपट है। खटपट है, ये खटपट है। नहीं, ये खबर तो है। अभी कुछ देर पहले आपने पीड़ा वाली बात कही कि हमने कहीं पढ़ा और उसके बाद बहुत पीड़ा हुई, तो एक किस्सा भी है जो मैं सुनाना जी चाहूंगी। बिल्कुल। किस्सा मेरे स्कूल का है, 2005 से पहले का वक्त था। हम्म, तब मैं क्लास 1 या 2 में होंगी और तब हमने सुना था कि कॉन्वेंट स्कूल है, वहां से एक बच्ची की किडनैपिंग हो गई थी। और किडनैपिंग जिस बच्ची की हुई वो एक मुस्लिम फैमिली से थी, और उसके बाद जो माहौल था, मतलब बच्चियां जो है वो स्कूल आने में डर रही थी। मतलब मैंने तो ये झेला है और मैंने तो ये देखा भी है कि किस तरह का माहौल हो गया था। स्कूल परिसर में पुलिस का आना, बच्चों से पूछताछ करना कि कहाँ गई, कहाँ देखा, आखिरी वक्त कहाँ देखा। जबकि याद है ना, डीपीएस आपने बताया है, जिसके बाद कई सत्ता ही बार, बदल गई थी, कई बार बताया है। तो मुझे याद है किस तरह से बच्चियों से पूछा जा रहा था। माँ बाप डरे हुए, प्रिंसिपल होती थी, हमारी सिस्टर होती थी, वो बड़ी डरी हुई कि बच्चों से आप क्या पूछ रहे हैं, जबकि बड़े अच्छे से पूछा जाता था। लेकिन उस वक्त एक बच्ची की किडनैपिंग हुई थी स्कूल से, और उसके बाद जो दहशत का माहौल था, यही सब तो कारण है जिसकी वजह से लोग जो है, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, वो बिहार छोड़ने पर मजबूर हो गए। तो पीड़ा तो होगी, दुख तो होता है। कारोबारी नहीं, जो युवा वर्ग था, जो बिल्कुल भविष्य का वर्ग था। अब जो बच्चे गए हैं, देखिए मैं पटना के कई कारोबारी परिवार के लोगों को जानता हूँ, उनके बच्चे बिहार लौटना नहीं चाह रहे। हाँ, क्यों उनके पास इतना बड़ा काम है, उनके पास इतना बड़ा काम है, लेकिन अब वह काम संभालने को भी बिहार नहीं लौटना चाह रहे हैं। आप कह सकते हैं कि अब तो जंगल राज नहीं है, हाँ, लेकिन तो क्या मौजूदा सरकार में भी क्या दिक्कत है? नहीं, परेशानी ये है कि हम इतना पीछे छूट गए हैं। अब वो देख रहे हैं कि देखिए, यदि विशाखापत्तनम में 15 अरब डॉलर के निवेश से एआई का हब बनने जा रहा है, तो वहां विस्तार कितना होगा? वहां कैसी टाउनशिप बसेगी? पटना में कोई टाउनशिप बसती है? अभी नहीं होती है, अभी भी नहीं बसती है। देखिए मैं फिर कहता हूं, नीतीश कुमार जी का कुर्ता बहुत सफेद है, इसमें कोई शक नहीं है। अब पॉकेट में छेदा भी है उनके। नहीं, पॉकेट में छेदा, पॉकेट में कुछ रहता ही नहीं है। हाँ, मैंने वही कहा, छेद भी रहता ही नहीं है। लेकिन नीतीश जी ने खादी का कुर्ता पहना है, दुनिया लिनन में चल गई। तो पटना में आप कहीं भी, चाहे जहां मर्जी हो, वहां जमीन खरीद लीजिए, घर बना लीजिए। देश के किसी दूसरे शहर में ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बिल्कुल। हाँ, तो चलिए, ये भी बात है कि इस डर से अभी भी हम लोग निकल नहीं पाए, और यही वजह है जो हमने परिणाम देखा 14 तारीख को। डर था कि कहीं फिर से वही वाला राज ना आ जाए। 14 नवंबर की बिल्कुल बिल्कुल, कहीं फिर से वही वाला राज ना आ जाए, फिर से सत्ता पर वही काबिज ना हो जाए। और उसके बाद जो प्रचंड जीत हुई है एनडीए की, वो भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि डर अब भी है अंदर में। मतलब अभी भी बिल्कुल, हाँ, 2005 के पहले का डर, उस अपहरण इंडस्ट्री का डर आज भी है, और वो किस्सा भी आज भी याद रहता है। और जब जब वो किस्सा याद आता है तो डर तो सबको नहीं, वो किस्सा याद भी रहे नहीं रहे, लेकिन याद खुद की नहीं, याद भी देखिए, याद भी करा दिया जाता है। बिल्कुल, आप देखिए, इसको भी थोड़ा समझिए। हाँ। आप जो है सो, अगर यदि कोई भूल रहा है, देखिए फिर हम, सर आप जिस समय का चर्चा कर रही हैं, स्कूल के उस समय आप भी अबोध बालक थी, बच्चे थे, वही तो हम कह रहे हैं, अबोध बालक थी, उसको कोई जानकारी नहीं। लेकिन यह इंसिडेंट को, यह तरोताजा आपके दिमाग में, आपके जेहन वो में निकलता ही नहीं है ना। आज हम 25 में आ गए, लेकिन 5 से पहले का बिहार नहीं भूला जाता है। वो किस्सा, वो डर आज भी आ जाता है। जिस तरीके से अब, जैसे अब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे ज्ञानेश्वर जी, आप चुनाव के दरमियान ही क्या कहा, अब प्रधानमंत्री ही कह रहे थे कि जो गोली की बात, वह गोली ठोक दे, तो वो जो है सो उस तरीके से, वह भी तो एक तरीके से आपको याद कराया जा रहा है ना कि देखिए उस समय का कालखंड क्या था, ऐसे था, गोल मार दे गोली। तो यह सब देखिए, एक उसको भी थोड़ा समझिए, सिर्फ वन साइडेड जो है सो नहीं चलेगा समरीन। नहीं, ठीक है, वन साइडेड नहीं चलेगा, लेकिन जो है वो है, हाँ, जो सत्य है वो सत्य है, उसको भुलाए नहीं भूला जा सकता है, वो है। भाई गीता को आज भूलते हैं क्या? नहीं। तो गीता, और अगर मोदी जी भी कह रहे हैं तो वही कह रहे हैं ना जो हुआ है, ना होता ना वो बोलते, ना ये मुद्दा बनता। चलिए, तो खैर आगे बढ़े हम लोग। आलोक राज का इस्तीफा क्यों हो गया रवि सर? हो गया नहीं, देखिए आलोक राज का इस्तीफा का कारण तो पूरा फोन से बधाई ले रहे थे सबसे। नहीं, देखिए सवाल है, बधाई तो लेना ही चाहिए, बधाई लेना चाहिए, देना चाहिए, वह तो और फिर कह रहे हैं कि निजी कारण से इस्तीफा दे दिए। नहीं रवि सर, पहले बोले, फिर देखिए निजी कारण
व्यक्तिगत हो सकता है। देखिए अंदर में तो कोई अब झांक के नहीं देख रहा है, लेकिन आप देखिए वह डीजीपी भी बने, पुलिस महानिदेशक की जिम्मेवारी भी उनको मिली। फिर कुछ दिन रहने के बाद फिर उनको किस तरीके से अब गए थे भट्टी जी के जाने के बाद उनको जिम्मेवारी मिली थी। तो आप समझिए कि भट्टी जी के जाने के बाद केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर फिर उनको डीजीपी आलोक राज को बनाया गया और फिर उनको हटा करके कहां डीजी इधर बना दिया गया, सिर्फ डीजी बना दिया गया। और फिर देखिए उनको जब रिटायरमेंट का था तो उसके पहले उनको बीएसईबी का जो है सो उनको चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद देखिए जो है सो कर्मचारी चयन आयोग का कर्मचारी चयन आयोग का, और फिर वहां से देखिए आपको जो सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। तो उसमें देखिए अब यह तो अंदर खाने की क्या बात है, लेकिन हम लोग तो जो बता रहे हैं वो व्यक्तिगत कारण बोल रहे हैं, लेकिन अब क्या कारण हो सकता है तो देखिए मुझे जैसा लगता है रवि सर, आलोक जी, कि आलोक राज को मैं बहुत लंबे समय से जानता हूं। जब वो आईपीएस बने तभी से मैं जानता हूं। एक सुलझे हुए पुलिस पदाधिकारी हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं, बिहार की जानकारी है। लेकिन जिस तरीके से उनकी नियुक्ति हुई और जिस तरीके नियुक्ति माने बीएसएससी के चेयरमैन के तौर पर अगले 5 साल की, और जिस तरीके से उन्होंने निजी कारण बताकर 5वें दिन इस्तीफा दे दिया, मुझे यह लगता है कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफा देने को कहा गया। अब यह बात कहेंगे नहीं क्योंकि आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस्तीफा देने को क्यों कहा गया। तो देखिए जो मेरी समझ है और जो अंदर खाने की खबर है कि आलोक राज की नियुक्ति में जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, बिहार के बड़े प्रशासनिक अधिकारी, उनके ही मन के मुताबिक फैसला हो गया था। ठीक है। और बात जब हम सेहत की बात करते हैं तो किसकी सेहत की बात करते हैं यह भी समझते हैं, हमारे दर्शक भी समझते हैं। तो सेहत और सहमति, जब हम सहमति की बात करते हैं तो यह बात भी सच है कि बिहार में सिर्फ जेडीयू की सरकार नहीं है, बिहार में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। बिल्कुल ठीक है ना। अभी आपने देखा ना 2 दिनों पहले 71 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए, स्थानांतरण प्रस्ताव नए साल में। तो उसे तो 7 दिन पहले ही हो जाना चाहिए। बिल्कुल था। होम मिनिस्टर बनने के बाद सम्राट चौधरी के जमाने का सबसे बड़ा स्थानांतरण प्रस्ताव, लेकिन बड़े पैमाने पर 7 दिनों का वक्त लगा। भले ही होम मिनिस्ट्री सम्राट चौधरी को दे दी गई, लेकिन नीतीश कुमार की जानकारी के बिना। तो देखिए यहां क्या हुआ कि प्रशासनिक प्राधिकारियों ने नीतीश कुमार से आलोक राज की नियुक्ति तो करा दी, राजनीतिक सहमति नहीं बनी, और इसके बाद नियुक्ति के बाद, योगदान के बाद राजनीतिक बवंडर पटना से दिल्ली तक पहुंचा। यदि हम कुछ नाम बताएं जिसे आप डिकोड कर सकें, कि बात एस तक चली गई, बात एलएस तक चली गई, बात एससी तक पहुंची, चर्चा एसके जे ने भी की, और फिर ये हुआ। ये कैसे हो गया? हाँ, ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? तो कहीं से भी देखिए, मैं इस बात को अगर थोड़ा खुल के भी कहें, यानी कि जब ये निर्णय हुआ और जब नियुक्ति हुई, ठीक है, तो यानी कि जो सर्वे सर्वा है राजा साहब, वो उस वक्त अपने आपे में नहीं थे, किसी और मीटिंग में थे, या कोई और काम में व्यस्त थे, या उस दिन छुट्टी वाले फुर्सत वाले पल में याद नहीं, आपको पुरानी कहानी याद नहीं है? उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में गए थे, उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू छोड़ा और आरएलएसपी का विलय किया था। आरएलएसपी का विलय किया था, उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनाया गया था। उपेंद्र कुशवाहा नैतिकता वाले नेता हैं। जब उन्होंने पार्टी छोड़ी तो इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा दिया तो बिहार विधान परिषद की 1 सीट खाली हो गई। सभी यह मान रहे थे कि उस पद, जो सीट खाली हुई है, उस पर किसी कुशवाहा नेता को ही विधान परिषद भेजा जाएगा, चाहे वह भगवान सिंह कुशवाहा हो, चाहे उमेश कुशवाहा हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन चले कौन गए थे? डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजवर्धन झा आजाद।
और जब जेडीयू के बड़े नेताओं को मतलब हम नीतीश कुमार को छोड़कर बात कर रहे हैं, हाँ, उस वक्त वो अध्यक्ष भी थे भी नहीं। बड़े नेताओं को यह जानकारी मिली कि राजवर्धन झा आजाद का नॉमिनेशन, तो सभी बिफर गए। कुशवाहा नेताओं ने बैठक की, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उस वक्त भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जो रणनीतिकार हैं, जो बाकी फैसले करते हैं, फैसले तो नीतीश कुमार ही करते हैं, लेकिन जिनकी भूमिका रहती है, तो जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण है, जिनके पूछे बिना, सहमति लिए बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यहां लगता है कुछ प्रशासनिक पदाधिकारी खेल गए, नियुक्ति हो गई और बाद में वही तो हम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो अपने कलेवर के लिए जाने जाते हैं, यानी कि उन्होंने बिना पढ़े ही सब कुछ देख लिया, या वो उस वक्त अपने आपे में नहीं थे, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। ये भी तो सब लोग जान रहे हैं ना, एक अन्य मार्ग में सभी लोग जान रहे हैं ना कि कब किसकी चल जाती है। एक अन्य मार्ग में पूरे बिहार में जान रहा है। हाँ, एक अन्य मार्ग में कब किसकी चल जाती है कह नहीं सकते हैं। मतलब इस घंटे कोई, उस घंटे कोई। और अजीत द्विवेदी एक पुरानी कहानी सुनाते हैं, जब नीतीश कुमार बिल्कुल सेहतमंद थे और बड़ी भूंजा पार्टी होती थी, ठीक है ना, उसमें पटना के कई पत्रकार भी शामिल होते थे, कभी मुझे भी मौका मिला है, रवि सर को भी मौका मिला होगा। तो नीतीश जी की एक आदत थी कि जब तक वह रात को दो लोगों में झगड़ा नहीं लगा देते थे, तब तक सोने नहीं जाते थे, ठीक है ना। इसका फायदा, झगड़ा का मतलब यह नहीं कि बिल्कुल लंबी लड़ाई हो गई, मतभेद कुछ, हाँ, इसका फायदा यह होता था कि आप मुझसे झगड़ गए, मैं आपसे झगड़ गया, तो मेरी कमजोरी आपने बता दी, आपकी कमजोरी हमने बता दी, नीतीश जी अपना फीडबैक कर लेते थे। तो अब वह स्थिति है नहीं, ठीक है ना। तो इस चक्कर में आलोक राज, देखिए, अच्छे आईपीएस पदाधिकारी, ठीक है, पहले उनके साथ पहले ही खेला हो गया था कि उन्हें डीजीपी बनाया गया, फिर उन्हें हटा दिया गया, और अब यह दोबारा खेला हो गया, ठीक है ना। तो अब देखना होगा कि इस पद पर किसकी नियुक्ति होती है और तब क्या होता है। अभी तो एक तत्काल ओएसडी बना करके भेज दिया गया। ओएसडी तो ठीक है, ओएसडी, लेकिन चेयरमैन तो होना है। चेयरमैन काम तो सरकार का काम तो चलता ही रहता है, किसी न किसी बहाने चलता ही रहता है। तो यह समझ, और देखिए ना, अभी आपको यही एक और कहानी, रविंदर बाबू भी पहले होते थे आईपीएस अधिकारी, जो डीजी होकर के, सुधीर कुमार भी थे। याद कीजिए क्या हुआ था, बिल्कुल क्या हुआ था, हाँ याद कीजिए ना, भूल गए क्या, पटना से लेकर हजारीबाग पूरा। और अभी आपको यही एक कहानी और सुना दे, रफीगंज के पूर्व विधायक अशोक कुमार सिंह जी, अभी चर्चा हो रही थी। हाँ, अभी चर्चा हो रही थी ना, हमने भेंट भी 2 दिन पहले। सुनिए, तो अशोक कुमार सिंह जी, उनके पिताजी भी विधायक रहे, 2020 का चुनाव हार गए थे। 2025 में भी वह टिकट के बहुत प्रबल दावेदार थे, लेकिन अंतिम में खेला हो गया। वह पार्टी के जिलाध्यक्ष भी थे। टिकट मिल गया प्रमोद सिंह को। अब प्रमोद सिंह क्या हैं, कैसे हैं, उनके पास क्या क्या है, सब लोग जानते हैं। प्रमोद सिंह चुनाव भी जीत गए। तो अभी पिछले साल के अंतिम हफ्ते में हमारी जानकारी, जो अंदर खाने की जानकारी है, कि अशोक सिंह को नीतीश कुमार ने बुलाया था, मिलने गए थे। हाँ, अशोक सिंह ने समय लिया होगा, नीतीश कुमार ने समय दे दिया होगा। तो नीतीश कुमार यह जानकर आश्चर्यचकित हो गए कि इन्हें टिकट ही नहीं मिला था। वहां एक भूंजा पार्टी के सबसे वरिष्ठ सहयोगी, मतलब दिल्ली वाले नहीं, पटना वाले, बैठे हुए थे। तो उन्होंने पूछा भी, मुख्यमंत्री ने पूछा भी कि अरे इनको टिकट क्यों नहीं दिया, इनको टिकट देना था, समझे। तो अशोक सिंह तो बड़े खुश होकर के निकले कि नीतीश कुमार की कृपा। अब देखिए क्या हुआ, अभी 2 दिनों पहले जेडीयू ने कई लोगों को पार्टी से निष्कासित किया कि उन्होंने चुनाव 12 लोग, बिल्कुल, उसमें सबसे पहला नाम अशोक सिंह का ही है, अशोक सिंह का ही है। तो नीतीश कुमार पूछ रहे थे कि इनको टिकट क्यों नहीं दिया, उनको निष्कासित कर दिया, और उनको निष्कासित कर दिया गया। तो सुने कि अभी एक मंत्री जी गए थे वहां औरंगाबाद में, तो उन्होंने कुछ फीडबैक हासिल किया और लौट कर आए। तो अभी समझ ही सकते हैं। लेकिन ज्ञानेश्वर जी, ये तो ठीक है, लेकिन अब केसी त्यागी का क्या मामला है जो चल रहा है? भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। भारत रत्न तो वो अलग मसला है, तो वो, लेकिन है क्या मामला? दिल्ली में आजकल नहीं चल रहा नहीं, देखिए, केसी त्यागी बांग्लादेश वाले विवाद में आ गए। हाँ,
उस विवाद में उनको आने की आवश्यकता थी नहीं, समझ ना। हाँ, जो आपको क्या लगा, आपको क्या लगा? नहीं, देखिए हमको जो जो जानकारी मिल रही है जी जो, और ये हम ऐसे बोल रहे हैं कि ऑफिशियल जो उनके आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन जी उनका ऑफिशियल बयान हम कोट करते हैं हम्म। और बताते हैं, वो उनसे हमारी बात हुई इस मामले में कि भाई क्या है ये मामला। तो बोले कि देखिए हम कुछ नहीं, वो पार्टी में है भी कि नहीं है यह भी नहीं किसी को मालूम है। अब देखिए अब राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के उनका कहना है वो पार्टी में है कि भी नहीं केसी त्यागी, या जबकि राजनीतिक सलाहकार उनको माना जाता है भी वो, और यह राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी। अब ये इस तरीके से बात आ रही है। तो लेकिन देखिए अब उनका एक तो पहला जो था कि वो बांग्लादेश वाले इशू पर बोले, वो उनका व्यक्तिगत बयान भी पार्टी मान रही है कि उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। अब देखिए दूसरी बात ये कि ये जो नीतीश कुमार को पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री को खत लिख दिया, पत्र लिख दिया, वह भी कह रहे हैं कि वह भी उनका व्यक्तिगत। तो यह तमाम जो झोल झाल है, जो हमारी भाषा में झोल झाल, यह कुछ समझ से इतर है। देखिए रवि सर, हम तो देखिए मेरी तो हसरत यह है कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिले, ठीक है, और वह बिहार के मुख्यमंत्री भी बने रहे। अब आप कहेंगे कि भाई ऐसा कोई उदाहरण तो है नहीं कि देश में कि जिसे भारत रत्न मिला हो और वह मुख्यमंत्री भी बना रहे। बिल्कुल। लेकिन सचिन तेंदुलकर को मिला ना, आज भी वह विज्ञापन करते हैं। विज्ञापन तो विज्ञापन ही करेंगे। नहीं रुकिए ना, देखिए आप मतलब थोड़ा भारत के इतिहास को भी समझिए। नहीं, ठीक है, इतिहास को भी समझिए। मुख्यमंत्री को भले न मिला हो, ठीक है ना, लेकिन नेहरू जी को प्रधानमंत्री रहते हुए भारत रत्न मिला था ना। ठीक है। और देखिए यही यह स्पष्ट कर लेना कि भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिए जाने की सिफारिश प्रधानमंत्री की हैसियत से नेहरू ने नहीं की थी, जो बीजेपी वाले प्रचार करते हैं, इतिहास को भी जानिए। जब यह सिफारिश हुई थी तब पंडित जवाहरलाल नेहरू दुनिया भर की यात्रा से लौटे थे और पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा था, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा था। और तब यह सिफारिश और निर्णय स्वयं देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिया था। ठीक है। जिनके बारे में कहा जाता है कि इतने मतभेद थे, लेकिन इसके बाद भी वह पंडित नेहरू का डंका था। ठीक है ना। तो आप यह मत कर दीजिए, ठीक है कि नहीं, लेकिन क्या सर जी ठीक है, आप जो वो पंडित नेहरू की बात कर रहे हैं उस कालखंड में नहीं, अभी के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में अगर हम लोग देखें तो 10वीं बार मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिया है नीतीश कुमार ने, और बड़े समाजवादी चेहरे भी हैं जो कि आपको केसी त्यागी भी कह रहे हैं। और तो ये 10वीं बार उनको मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया, तो उनको भारत रत्न इसलिए दे करके कि जो हम लोग सचिन तेंदुलकर वाली बात कहते हैं, देखिए तो वही तो कहीं उनको ऐसे तो लाल कृष्ण आडवाणी को मिला, लेकिन खैर अभी नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी जब राजनीति से तब मिला, तब उनको मिला। लाल कृष्ण आडवाणी का कंपेयर है, उस वक्त जीवित है। ये दूसरा देखिए जो आप कहना चाहते हैं ना कि देखिए क्या है कि बिहार में कोई पॉलिटिकल एडवेंचर बंगाल चुनाव के बाद ही संभव है, और बंगाल चुनाव में जब बीजेपी की जीत हो जाती है, जो मुश्किल लग रही है, ठीक है ना, हाँ जो मुश्किल लग रही है, ममता बनर्जी लड़ाका है, ठीक है ना, तो यदि कोई पॉलिटिकल एडवेंचर होता है तो बिहार में हलचल होगी। एग्जिट प्लान की बात कर रहे हैं, जो कुछ भी होगा हलचल होगी। लेकिन यदि वहां जीत नहीं मिलती है तो यूपी के चुनाव तक आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उसमें क्या दिक्कत है? मंत्रिमंडल विस्तार होना है कि नहीं अभी? नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार तो आलोक जी हमने कहा ही ना कि संजय झा आए हैं, और फिर संजय झा के यहाँ जितने विधायक हैं और जिन्हें लग रहा है कि हमको बनना चाहिए। हाँ, अरे भाई मुझे आज सुबह किसी ने फोन किया, समीकरण जोड़ा, अरे भैया इस जाति का तो एक ही है ना भैया, इस जाति का दो ही न है, तीसरा तो हम ही न है। हमने कहा वो भी तो है, तो उन्होंने कहा कि उनका कच्चा चिट्ठा भेज दे भैया आपको, कच्चा चिट्ठा भेज दें। तो अब देखिए मंत्रिमंडल विस्तार तो होना है, ठीक है। नहीं, लोग क्या कर रहे हैं, ये बात आप सही बोल रहे हैं। जी, अपना गुडविल
और दूसरे का बैड परफॉर्मेंस जो कुछ उनका है वो लेके घूम रहे हैं। हाँ अरे अरे क्या बात करते हैं। मांगेगा तो वो भी दे देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे कहाँ कितना घर मकान खरीदा हुआ है सब दे देंगे। नहीं देखिए, तो ये तो विधानमंडल का सत्र भी चलने वाला है, फरवरी मार्च के बजट होगा ना। हाँ, तो वो उससे पहले लगता है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार की जो बात आप कह रहे हैं वह कुछ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ज्ञानेश्वर जी एक बात और है कि जो यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार की आप चर्चा कर रहे हैं, तो जेडीयू की हम बात कर रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी होने जा रही है दिल्ली में। अच्छा। इसी मार्च और के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में, इसी बीच में बिल्कुल ये एकदम मान के चलिए। और ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, उसमें कुछ बड़े निर्णय भी लिए जा सकते हैं। जो बिहार में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, कई दिनों से चर्चा हो रही है, निशांत कुमार आएंगे नहीं आएंगे, निशांत कुमार की एंट्री होगी नहीं होगी, वह वो की स्थिति है। क्योंकि देखिए नीतीश कुमार का नेचर और सिग्नेचर हम लोग बार बार कहते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उनको परिपक्वता के लिए, उनकी मैच्योरिटी के लिए जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी उसमें संभवतः उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर सदस्य बनाया जा सकता है। निशांत कुमार को नंबर 1, और नंबर 2 यदि नहीं तो उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देने की भी बात आ रही है। क्योंकि देखिए संगठन का चुनाव माने यहाँ पर ये चल रहा है, विस्तार चल रहा है, मेंबरशिप ड्राइव चल रहा है जेडीयू में, इस बात को भी समझिए। और वैसी स्थिति में आपको उनको संगठन का महासचिव बना करके बिहार घूमने की बात। देखिए मुझे जो बात समझ में आती है और नीतीश कुमार के भाव और स्वभाव को बिल्कुल जो मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार बहुत पैरासूट वाले लैंडिंग के पक्ष में नहीं होते। ठीक है, देखिए उन्हें राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल कर लिया जाए यह संभव है बिल्कुल, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय महासचिव संगठन, ठीक है, इसकी जिम्मेवारी दी जाएगी। अब तक नीतीश कुमार के नीचे से हाँ, अब उनकी सेहत क्या है, कैसे है, आप उनको देखिए। अब देखिए दो तरह की बात, एक एक्टिव पॉलिटिक्स में अगर यदि आपको एंट्री कराना है, लाना है, तो संगठन के माध्यम से आप उनको मत एमएलसी बनाइए, मत मंत्रिमंडल में शामिल करिए, लेकिन एमएल पार्टी के अंदर तो उनको ला करके उनसे जनता से रूबरू कराएंगे, घूमेंगे पूरा बिहार। सर जिस दिन राष्ट्रीय कार्य समिति में वो शामिल हो जाएंगे या जेडीयू की सदस्यता ग्रहण कर लेंगे ऑफिस में आकर के, उस दिन से बाकी सारे पदाधिकारियों की हिम्मत क्या रह जाएगी और उनका प्रभाव क्या रह जाएगा। निशांत ही सब कुछ होंगे, निशांत ही सब कुछ होंगे। निशांत की बात कौन उठा पाएगा? निशांत की बात कौन उठाएगा? नहीं तो हर देखिए सब चीज में इंटरफेरेंस बीच में चर्चा होती है आरसीपी की, लेकिन अभी संभव दिखता नहीं। हाँ नहीं चर्चा होती है कि आरसीपी हमें तो नहीं लग रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है नहीं, लेकिन अगर वो आ गए, अगर आ गए तो फिर कई लोगों की दुकान बंद हो जाएगी। हाँ कई, लेकिन एक बात और है ज्ञानेश्वर जी, ये सब बात हम लोग करते हैं, हम लोग एक बात और है जो जानकारी हम लोगों के पास छन करके आ रही है, पॉलिटिकल कॉरिडोर में पूरी जोर में चर्चा है इस बात की कि आरएलएम के जो 3 एमएलए हैं वह चिराग पासवान के यहाँ एंट्री के लिए गए थे। अब देखिए, अब आप मतलब आप आलोक सिंह की बात कर रहे हैं, रामेश्वर महतो की बात कर रहे हैं और माधवानंद, बिल्कुल ये 3 ही जो हैं सो इधर उधर घूम रहे हैं, लंबे समय से घूम रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, कहीं फोटो उनका होटल में आ रहा है, कहीं कहीं पर दिखाई पड़ रहा है, कहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन चिराग पासवान के यहाँ भी उनकी एंट्री नहीं। देखिए अब आरएलएम के विधायकों की बात कर लें, इसके पहले समरीन भी कुछ कर रही थी कि साक्षी मिश्रा कुशवाहा को लेकर खबर है। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आपके पास ओसामा को भी लेकर कुछ खबर है। हाँ, ओसामा को लेकर के भी खबर है, लेकिन उससे पहले साक्षी मिश्रा कुशवाहा का जिक्र हम करेंगे। देखिए साक्षी मिश्रा कुशवाहा लगातार चर्चा में बनी हुई है। अब तो बताने की भी जरूरत नहीं, अब तो सबको पता है उपेंद्र कुशवाहा की बहू है, जिनको लेकर के जो है दीपक प्रकाश की पत्नी, हाँ पत्नी है, और उपेंद्र कुशवाहा की बहू भी, और कहा तो ये भी जा रहा था कि उनको उपेंद्र कुशवाहा एडजस्ट करने वाले हैं। देखिए कई तरह की खबरें चल रही थी, कहा जा रहा था कि अब देखिए एडजस्टमेंट का प्लान कुछ ना कुछ हो सकता है, और एक प्लान भी बताया जा रहा था। प्लान ये बताया जा रहा था कि अब माधव आनंद तो विधायक बन चुके हैं, मधुबनी के विधायक हैं, तो उनकी जो सीट खाली हुई है, यानी कि वो उपाध्यक्ष थे नागरिक परिषद के, और कहा यह जा रहा था कि उनकी जगह पर उपेंद्र कुशवाहा के मन में कुछ चल रहा है, और चल ये रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा अपनी बहू, क्योंकि हमने देखा है किस तरह से पत्नी को उन्होंने जो है विधायक बना दिया, उसके बाद हमने देखा कि दीपक प्रकाश मंत्री बन चुके हैं, शपथ ले लिए उन्होंने, तो अब कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा चल रहा है। और हमने देखा भी, कई तस्वीरें भी साक्षी
मिश्रा कुशवाहा की हमने सोशल मीडिया पर देखी, और जैसे ही वो तस्वीर वायरल होती है वैसे ही इन कयासों को बल मिल जाता है। लेकिन बड़ी जानकारी ये है और पुख्ता खबर ये है कि साक्षी मिश्रा कुशवाहा ऐसा कुछ भी नहीं करने जा रही है। और बड़ी बात ये भी है कि फिलहाल उनकी राजनीति में एंट्री भी नहीं अच्छा, होने अब वाली इसमें हम है। एक लाइन और मैं- ज्ञानेश्वर जी, एक लाइन इसमें ऐड कर हाँ। देते हैं। समरीन के बात को हम ऐड करते हैं बिल्कुल। और ऑफिशियल बयान हम कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को कोट करते हुए बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से हमारी बात हुई थी इस मसले पर, उन्होंने कहा था यह बेबुनियाद और गलत बयान है। वही, वह बिल्कुल, कहीं नहीं बिल्कुल, उनको कहीं नहीं, आ रहे कहीं हैं, नहीं, कहीं एकदम नहीं। ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड हम बोल रहे हैं। बिल्कुल बात बिल्कुल हाँ, ये नहीं कहीं प्लान भी रहा होगा तब नहीं, कभी चर्चा- कोई प्लान नहीं, नहीं, ये प्लान भी नहीं चर्चा था, तो ये इस- कोई प्लान प्लान नहीं भी था। नहीं प्लान था। हम था ऑफिशियल नहीं। लेकिन प्लान आप तो नहीं। बता रहे हम थे बता ना रहे कि थे, नागरिक परिषद में बिल्कुल, कोई और ये नागरिक जाना- परिषद में हिमांशु पटेल का नाम वो भेज चुके हैं। हिमांशु पटेल पटेल का नाम वो भेज चुके हैं। आरएलएम के कार्यकर्ता है। हाँ, पुराने कार्यकर्ता हैं, और वह बड़ी आरएलएसपी बात के ये समय भी से है ही कि वो हिमांशु पटेल। राजनीति में भी अभी एंट्री अभी एंट्री नहीं होनी है, सबसे नहीं ऊंचा लेने तो जा आप- रही हैं। हमसे तो जी। ये- आरएलएसपी के समय से हिमांशु हमसे पटेल तो है, लीडर कोई भेंट आश्चर्य हुई थी नहीं। ना। बिल्कुल। हाँ, तो कोई बात देखिए नहीं। आप कह रहे थे कि आरएलएम के 3 विधायक रामेश्वर महतो, माधव आनंद, आलोक सिंह, चिराग पासवान की शरण। देखिए ये तीनों विधायक टूट तो गए हैं, वह उपेंद्र कुशवाहा के साथ नहीं है, इस बात को आप भी मान रहे हैं। लेकिन इनकी एंट्री अभी कहीं नहीं होनी है। बिल्कुल। इनकी एंट्री तब होगी जब बीजेपी परमिट कर देगा। अब बीजेपी कब परमिट करेगा नहीं करेगा यह बीजेपी के लोग जानते हो। लेकिन एक बात और है, देखिए आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान के यहाँ पहुंचे थे। सत्ताधारी पार्टी के विधायकों की क्या स्थिति है, आलोक जी ही कहानी बता रहे थे कि इनके एक मित्र विधायक जी मिले आरएलएम एलजेपीआर के ही। उन्होंने कहा आलोक जी को, क्या कहें आलोक जी, 19 को नहीं जीतते तो ज्यादा बढ़िया था, और 19 को जीतते तब 130-35 ही रहता है एनडीए, तब हम लोग का कोई महत्व था। हाँ, तो न 19 जीत करके कोई फायदा हुआ और न नीतीश जी को 85 जीत कर कोई फायदा हुआ। हम लोगों को पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है। हमसे तो ये तक कह दिए अपना दुखड़ा सुनाते हुए कि आपका तो अभी चाहिएगा तो 4-5 मंत्री के यहाँ चले जाइएगा। हमको तो पहले पीए से पूछना पड़ रहा है कि आए कि नहीं आए। अब सोचिए, विधायक हाँ राजभवन तरफ कोना में खड़ा थे। सोचिए तो इतना बड़ा बहुमत है कि आरएलएम पिछले दिन तो सम्राट चौधरी के आप ही ना हमको एक विधायक से परिचय करवाते थे, तुम तो हाँ, पहचान नहीं रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल एक विधायक थे, बोले आलोक पहचान, उन्होंने नहीं पहचान, फिर आपने उनका नाम लिया, तब मैं पहचाना। तो अब देखिए हर विधायक तो अनंत सिंह है नहीं। हाँ, हर विधायक अनंत सिंह अभी है तक उनकी शपथ भी नहीं हुई है। हाँ, अब तक उनकी शपथ भी नहीं हुई है, तो हर विधायक तो अनंत तो सिंह क्या है कि देखिए सरकार वो वाली है भी नहीं, जी। एक विधायक के रहने न रहने से कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। ये भी बता, ये भी आपको खुल कर रहे हैं, अब वो वाली सरकार नहीं है, मतलब आपके रहने न रहने से कोई खास फर्क नहीं। 202 नहीं तो 201। लाइटर मूड में एक और बात कह दें क्या? हाँ हाँ बोलिए। कह दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विजय चौधरी जी का जन्मदिन मनाया गया है। हाँ, और आपको पता है, देखिए उनका बर्थडे आजकल था। कंफ्यूजन बड़ा हो जाता हाँ, है। आजकल कंफ्यूजन ये हो जाता है कि भाई अब फेसबुक पर सोशल मीडिया पर जो डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा आधिकारिक जानते ही, बिहार में तो अंतर चलता ही है जो असली और आधिकारिक होता है। तो उसके हिसाब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह सुबह ट्वीट कर दिया। हाँ, ट्वीट अब कर जब दिया। राजा का ही ट्वीट आ गया, इसके बाद तो बधाइयों का टाटा लग गया, फूल बधाइयों गुलदस्ता का माला टाटा। लेकर हाँ, सब हाँ। दौड़ पड़े। अब उन्होंने भी मान लिया कि चलो आज ही मेरा जन्मदिन है, आज ही मेरा जन्मदिन लाई है। दे दीजिए, आज ही हाँ, दे दीजिए। हाँ, ठीक इसी प्रकार से देखिए मंगल पांडे जी को लोग शुभकामनाएं दे रहे थे। मंगल पांडे जी का जन्मदिन 9 अगस्त को है। 9 अगस्त को है। तो नहीं, मुझे भी लगा, मुझे लगा कि 2-3 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई है, मैंने जन्मदिन पे बधाई भी दिया है, जी फिर अभी दिसंबर के लास्ट में कह रहे हैं। अच्छा, आपको पत्र की प्राप्ति हुई तो बधाई कितना आपको मिल रहा है, सो बाप बताइए। रे, नहीं, पौत्र की प्राप्ति से तो भाई आप सोच ही रहे हैं कि अब तो मेरी जिंदगी बढ़ गई है। हाँ, सही सही। हाँ, नहीं, आप मेरी- स्वस्थ हैं, आगे हाँ। बढ़े, लंबी आयु हो। देखिए विधायकों का हम जिक्र कर रहे हैं तो एक और विधायक हैं रघुनाथपुर के विधायक ओसामा शहाब के बारे में भी बता देते हैं कि शहाबुद्दीन के बेटे ही कहिए ना। बिल्कुल शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब कीवर्ड तो है भाई, तो- शहाबुद्दीन सन ओसामा साहब। बिल्कुल, लालू जी के बिल्कुल, नवरत्न बिल्कुल। में से एक। लेकिन लगातार वो भी लगे हुए। देखिए तस्वीरें हमने देखी और सोशल मीडिया पे एक वीडियो आपने भी देखा होगा कि तेजस्वी यादव उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में एक समारोह में पहुंचते हैं। दोस्त की शादी हाँ, थी। दोस्त जी। की शादी थी और उसमें पहुंचते हैं, बाज़ाब्ता शॉल वॉल लेकर पहुंचते हैं
और हमने देखा कि जो सामने वाली जो वो थी फेहरिस्त थी या जो सीट लगी हुई थी उसमें ओसामा भी नजर आ रहे हैं और उसमें हमें जिस तेजस्वी दोस्त की यादव शादी है वो सीवान के ही रहने वाले हैं। सादिक नाम है ना? सारिक हाँ शारिक ही नाम है शायद। तो शायद नहीं, वहीं हक्कर पर पड़ा। हमने देखा कि वहां पर ओसामा साहब भी हैं। तो देखिए बड़ी खबर ये निकल के आ रही है वहां से कि वहां पर तेजस्वी यादव ने मीटिंग तो नहीं ली अपने विधायकों की, लेकिन बाजाब्ता चर्चा की है और कई बातों पर चर्चा की है। फीडबैक पूछा कि अब हम क्या कुछ कर सकते हैं। देखिए उनके विधायकों ने उन्हें ये सजेस्ट किया कि अब आपको यात्रा पर निकल जाना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने फिलहाल इसको ड्रॉप कर दिया है। तेजस्वी यादव यात्रा पर अभी नहीं निकल ठंड रहे कम हैं। होने का इंतजार कर रहे होंगे। हो सकता है नहीं, या देखिए, कुछ नहीं, और नहीं, उनके नहीं, मन में चल समझिए, रहा समझिए, होगा। एक बात हाँ। देखिए, तेजस्वी यादव के पास में अभी बड़ी दुविधा की स्थिति है। जी। परिवार संभाले कि पार्टी संभाले, क्योंकि दोनों ही उनके पास में है। परिवार भी संभालना है इधर, सब में कला हाँ, चल रही है। वही हम कर रहे हैं, इधर पार्टी भी संभालना है। मुकदमा हाँ, भी हाँ। संभालना है। मुकदमा भी वही- संभालना है। वही जी। पार्टी हाँ। वो देखिए अब कई तरह से वो पेच में फंसे हुए हैं। ये हाँ। निश्चित रूप से उनके लिए अभी टेस्टिंग पीरियड है। बिल्कुल, बिल्कुल। उनका लिटमस टेस्ट अभी बिल्कुल। ही होगा, हाँ। क्योंकि आप कितने सौम्य कितने सहजता के साथ इसको टैकल करते हैं और इस कितने स्थिति smart हैं परिस्थिति आप, को, कि आप तभी tackle कर आपका पाइए। ये टेस्ट होगा। तो खैर बात यह है कि वहां पर तेजस्वी यादव ने तो बोला ही, विधायकों को संबोधित भी किया। संजय यादव ने भी बहुत कुछ बोला। दो ही लोगों ने वहां पर बोला है, अपने अपने विचार रखे हैं, एक तेजस्वी यादव और एक संजय यादव। तो जब वहां पर चर्चा हुई तो फिर हुआ कि भाई हम क्यों हार गए, कैसे हार गए, अब क्या कुछ करना है। तो वहां पर भी प्लान ऑफ एक्शन बना है। देखिए उनका फोकस था कि मुसलमान भी दरक गए हमसे, और इस बात को स्वीकार भी किया गया है वहां पर। यादव भी डर के हैं। नहीं ठीक है, ज्ञानेश्वर जी उस के पर- पास उस में पर- लिस्ट उस पर है हम ना, आएंगे, उस पर हम ज्ञानेश्वर जी के पास आएंगे। कई यादव बिल्कुल। ही उनके वोट और वो तो इधर उधर बता हो गए। चुके हैं, पिछली बार चर्चा में तो जी। बताते आपने नाम बता दिया था उस फेहरिस्त में से। तो कहने का ये मतलब हुआ कि भाई मुसलमान भी डर के हैं, अब क्या करना है। तो तेजस्वी यादव ने ओसामा साहब को बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया था। वो तो उनको पद भी दे रहे थे, लेकिन ओसामा साहब ने पद लेने से मना कर दिया। ओसामा साहब को पद मिलना चाहिए। देखिए मैं भी कह रहा हूँ, जी। लेकिन ओसामा साहब की भी पॉलिटिकल ट्रेनिंग की जरूरत है। हम्म। हाँ, अभी वो इंट्रोवर्ट है, हाँ बिल्कुल अंतर्मुखी है। बिल्कुल। हाँ उनको भी बैगेज और है। तेजस्वी यादव की कुछ कुछ आदतें भी हैं। हाँ, एक्सट्रोवर्ट नहीं है वो, हाँ, इंट्रोवर्ट है। तेजस्वी यादव की आदत क्या, देखिए तेजस्वी यादव की कुछ आदतें नहीं भी हैं, लेकिन हाँ, तेजस्वी हाँ। यादव की कुछ आदतें हैं। कुछ आदतें हैं। हाँ, जैसे रात को 3 बजे तक जागना, वो टटोलते भी हैं, सुबह लेट से उठना। टटोलेंगे भी। तो देखिए आप राजनेताओं को देखिए ना, आप नीतीश कुमार को देख रहे हैं, आपको लड़ना किससे है? हाँ बिल्कुल। हाँ, 9 बजते बजते हुआ पटना की सड़कों पर निकल गए होते हैं। सुबह मरीन ड्राइव भाई, की सैर कभी हाँ, कहाँ निकल हाँ। नहीं, जाते हैं। अब ज्ञानेश्वर जी आप चुनाव को थोड़ा याद करिए। जी। उस दरमियान में देखिए तेजस्वी यादव इंतजार मौसम करते खराब थे। था, मौसम गाड़ी का से मिजाज निकल बदला गए। हुआ है। हाँ, हाँ। नीतीश कुमार बाइकार निकल जाते थे। जी। ठीक बात। यह सीखने की, देखिए अच्छी बात किसी से सीखने के लिए वो कोई पक्ष और विपक्ष मत देखिए, उनसे आप सीखिए, उनसे ग्रैब करिए। अच्छी बात को सीखना जिसमें चाहिए। भी अच्छा गुण हो उसको ले बिल्कुल। लो और उसको अपना लेकिन लो। तेजस्वी की सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी राज्यसभा चुनाव में होनी है हाँ हाँ। कि वह छठा उम्मीदवार देने की हिम्मत करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो इसका मतलब वह सत्ता पक्ष के सामने सरेंडर कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि उन्हें 41 जमा करने की बिल्कुल। ताकत होनी चाहिए। नेतृत्व शक्ति तभी मानी जाएगी। हम्म। और यदि आपने उम्मीदवार नहीं दिया तो मान लिया जाएगा कि भाई आगे भी ऐसे ही चलेगा। बिना लड़े आप हार गए, बिल्कुल। बिना नहीं, लड़े नहीं, आपने हथियार डाल सरेंडर दिया। कर दिया। तो मेरी बात अधूरी बिल्कुल। है। तो वहां पर जब जिक्र हुआ तो पहले तो ओसामा साहब ने मना कर दिया, लेकिन उसके बावजूद तेजस्वी यादव अड़े रहे और उन्होंने ओसामा को कहा है कि कम से कम अब आप ये काम कीजिए कि आप सीमांचल एरिया घूम जाइए। यानी कि अब आने वाले दिनों में हम ओसामा साहब को देखेंगे कि ओसामा साहब मतलब लोगों के बीच होंगे और किस तरह से अपनी बात को रखते हैं, इस पर भी नहीं, सबकी रखना निगाह ही है। चाहिए। देखिए सक्रियता, जहां देखिए आप बात कर रही हैं कि तेजस्वी जी की बात कीजिए, बंगाल में चुनाव है, कितनी बड़ी संख्या में वहां बिहारी हैं। बिल्कुल है। अभी तेजस्वी यादव को ममता बनर्जी के पक्ष में खड़ा होने की जरूरत है। चिराग पासवान खड़े हो गए, राजेश वर्मा को भेज दिया। नहीं, वो तो एनडीए के पक्ष वो तो में। इंडिया के बिल्कुल, पक्ष NDA में, के पक्ष वही में, तो बिल्कुल। तो आप प्रभारी ममता बना के था। पक्ष में आप भेजिए। ममता के पक्ष में, और आपको सुनने वाले लोग देखिए, आपको इस मामले में आपको बहादुरी की दाद देनी होगी पप्पू यादव को। पप्पू यादव भाई चाहे जहां चुनाव हाँ। हो, आपने झारखंड के चुनाव में देखा था बिल्कुल, हेमंत कैसे सोरेन। हेमंत सोरेन के लिए, और साथ में कल्पना सोरेन भी। तो उनके तो संबंध भी अच्छे अरे, हैं पप्पू ज्ञानेश्वर यादव। जी, दिल्ली के ममता चुनाव बनर्जी में, से- दिल्ली ममता के बनर्जी- चुनाव में, दिल्ली ममता के चुनाव- बनर्जी से हाँ। कितने अच्छे संबंध हैं तेजस्वी यादव के। जब शॉल दिया था ममता नहीं ना, बनर्जी भाई ने लालू जी को। जब अस्पताल में, हाँ, हाँ। अस्पताल में जब अभी पुत्री हुई कि पुत्र रत्न की प्रार्थना, पुत्र रत्न पुत्र- हाँ, पुत्र- तब तो भाई सबसे पहले ममता हाँ। बनर्जी ही पहुंची थी।
हाँ तो इसलिए नहीं, क्या जैसे अभी आप कह रहे हैं सीमांचल को अभी दौरा असम करेंगे पहुंच गए पप्पू यादव। पप्पू नहीं यादव नहीं पहुंच गए। सीमांचल को दौरा करेंगे, ठीक है। अभी आपने ही कहा 2005 के पहले का शासनकाल का खंड, लालू प्रसाद यादव का बैगेज अगर तेजस्वी यादव के कंधे पर है, तो शहाबुद्दीन साहब का भी बैगेज उसामा साहब के कंधे पर है। हाँ तो उसको तो साफ उसको करना तो होगा। नहीं, उसको तो इंडिया भुनाएगी, उसको तो साफ करना उसको होगा तो ना। इंडिया भुनाएगी। उसको नहीं, वो तो आपने देखा ही लोकसभा चुनावों के दरमियान। लेकिन आप अपने व्यवहार से लोगों का दिल जीतते हैं, लोगों का दिल जीतते और यही हैं। कारण है कि आप रघुनाथपुर जीते। हाँ, लोगों का दिल जीतते हैं। बिल्कुल भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर भी तो गोधरा का दाग था। बिल्कुल था। हाँ, धो लिया ना। किसको तरी पार बोला जाता था? हाँ, धुला धो ना? लिया ना। बिल्कुल। तो आप अपने को बदलिए ना। नहीं वही तो कर रहे हैं, इंडिया और इसको जनता भुनाएगी। की अदालत से बड़ी अदालत कुछ नहीं हाँ, होती है। जनता की वहां अदालत पे में तो इंडिया की प्रूफ कर सरकार दिया बन गई। उन्होंने। नहीं। बिल्कुल वो तो हम तो भाई बोलते आप हाँ, यदि नहीं, सही आप बात। यह सोच करके हम हार गए हैं हाँ। तो हम बैठे रहेंगे तो कभी जीत नहीं पाएंगे। नहीं, कहा जाता हाँ, है ना नहीं, कि गिरते हैं नहीं, शहसवार नहीं, ही मैदान जंग में, ठीक वो बात है। तिर्फ अरे क्या ज्ञानेश्वर गिरे जी जो बोलते हैं घुटनों एक के बात बल से। और उसमें है कि जी। मीठा पानी और खारा खारा पानी। पानी। हाँ बिल्कुल, कठोर बानी है मधुर बानी। हाँ, मधुर जमीन को बानी। देखिए हाँ, कहाँ से कहाँ पहुंच हाँ, गए, उसी पर अब आपका विन उसी पर है वन जमीन को देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरी बात रही, वही हो गई पूरी बात। जी बिल्कुल। पूरी बात आज की हो गई। इस बिहारी हफ्ते में कौन कहाँ से उठ रहा है, कौन कहाँ जाएंगे, कौन कहाँ दौरा करेंगे, इस पूरे गपशप में आपने वो सभी बातें जानी है। उपेंद्र कुशवाहा का भी मूड ठीक ही है, उनके विधायकों का देखना होगा क्या होता है, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। आप लाइव के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। धन्यवाद।